स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दो और सवाल आज हम लोग सीखेंगे। अच्छे अच्छे सवाल हैं जिनको जानना आपके लिए जरूरी है, समझेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 27 है कि 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र को 200 वोल्ट संभरण से आवेशित किया गया है। यानी एक कैपेसिटर है जिसकी धारिता, पहला जो कैपेसिटर है उसकी धारिता कितनी है, 4 माइक्रोफैरड। तो 4 × 10⁻⁶। संधारित्र की धारिता कितनी है, C = 4 × 10⁻⁶। और फिर कह रहा है कि इसको 200 वोल्ट संभरण से क्या किया गया है, सप्लाई से क्या किया गया है, आवेशित किया गया है। तो V = क्या होता है, V = हो जाएगा 200 वोल्ट। V 200 वोल्ट हो गया। अब क्या कह रहा है, फिर संभरण से हटाकर किसी अनावेशित 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। पहले संधारित्र कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा और वैद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ह्रास होता है। यानी पहले ये संधारित्र था जिसकी धारिता कितनी थी, 4 माइक्रोफैरड थी। इसको क्या किया गया, 200 वोल्ट के से क्या किया गया, जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद क्या होगा, इसमें ऊर्जा संचित होगी कि नहीं होगी, जी हाँ ऊर्जा संचित होगी। फिर क्या कह रहा है कि जो है इसके साथ एक अन्य संधारित्र को क्या किया गया, जोड़ दिया गया। तो जब दूसरे संधारित्र को इसके साथ जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ आवेश उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, जी हाँ आ जाएगा। तो इसकी कुछ ऊर्जा का ट्रांसफर दूसरे संधारित्र में होगा, जी हाँ होगा। लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ ना कुछ ऊर्जा का ह्रास होगा। तो वो ऊर्जा का जो ह्रास है वो कितना होगा, हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जब संधारित्र को 200 वोल्ट से जोड़ा जाता है तो उसमें जो ऊर्जा संचित होगी उस पर चर्चा करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। चलिए 200 वोल्ट संभरण से आवेशित किया जाता है तो ऊर्जा संचित ऊर्जा क्या होगी, तो संचित ऊर्जा क्या होगी, U = क्या होगा, ½ CV²। क्लियर। तो ½ CV का कितना हो जाएगा, C का हो गया 4 × 10⁻⁶ × V। V की वैल्यू कितनी है, 200 × 200। तो यहां से 2 से 200 डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 4 4 1 3 4 4 में 8 हो गया। इंटू यहाँ पर 10⁻⁶ है और यहाँ पर 2 0 और 2 0, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻⁶ और ये 2 0 ये 0, 10 कितना हो गया, 4 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 1 × 10⁻⁶ + 4 कितना आ जाएगा, 10⁻²। ये पहली स्थिति है। अब कह रहा है कि इस संधारित्र को क्या किया जा रहा है, एक दूसरे संधारित्र से क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो मान लिया कि ये मान लिया पहला संधारित्र है और ये दूसरा संधारित्र। इसकी धारिता कितनी है, 4 माइक्रोफैरड है और उसकी धारिता क्या है,
4 माइक्रोफैराड इसकी धारिता विचरण की कितनी है? कितनी है? 2 माइक्रोफैराड। और अगर इसको जोड़ दिया जाएगा, क्या किया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा, और जोड़ने के बाद जो विभव हुआ वो क्या हो गया? V डैश। और हमने कहा था कि जोड़ने के बाद क्या होगा? आवेश का स्थानांतरण होगा। और कब तक होगा? जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। कब तक होगा आवेश का स्थानांतरण? जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो मान लेंगे कि माना उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव V डैश, तो उभयनिष्ठ विभव V डैश है। क्लियर हो गया? लेकिन इसका भी विभव V डैश हो गया और इसका भी विभव V डैश हो गया। लेकिन जो टोटल चार्ज है, दोनों का चार्ज अगर मिलाकर हम देखेंगे तो दोनों का चार्ज मिलाकर कितना होगा? दोनों का चार्ज मिलाकर कितना होगा? जितना पहले का। ठीक, तो क्या लिखेंगे आप? पहले का आवेश बराबर बाद का आवेश। पहले का आवेश बराबर बाद का आवेश। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब पहले का आवेश कैसे मिलेगा? Q बराबर किसको होता है? यहाँ पर C इंटू V हो जाएगा। C इंटू V हो गया, तो हो गया C बराबर बाद का आवेश। तो इसका आवेश कितना हो जाएगा? धारिता कितनी है इसकी? 4 माइक्रोफैराड से 4 माइक्रोफैराड में किस लिखा है? C से, तो C। और इसका विभव कितना है? V डैश है, तो क्या हो गया? V डैश हो गया प्लस। इसकी चर्चा करेंगे तो इसकी धारिता को हमने क्या मान लिया? C डैश, तो क्या C डैश। और विभव कितना है इसका? विभव कितना है? V डैश। तो देखिए पहले का चार्ज किस पर था? 4 माइक्रोफैराड। तो पहले जब चार्ज इस पर था 4 माइक्रोफैराड पर, तो हमने Q यूज करके C का फार्मूला लगाया। और Q यूज करके C का जब फार्मूला हमने लगाया तो C दूरी हो गया। और बराबर बाद की स्थिति में ये दो संधारित्र हो गए जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस स्थिति में कब तक आवेश होगी? जब तक कि दोनों का जो है वह दोनों का विभव समान नहीं हो। तो हमने मान लिया दोनों का विभव क्या है? V डैश। क्या है? V डैश। क्लियर? इसका भी विभव V डैश है और इसका भी विभव V डैश है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये बात समझ आ गई? अब यहाँ पर आप बनाएंगे पहले का जो है सूत्र लगा, इसके लिए Q बराबर C भी लगाएंगे, तो यहाँ पर C हो गया इसका, और V यहाँ पर क्या हो गया? V डैश हो गया। अब इसके लिए लगाएंगे तो इसकी धारिता को हमने क्या मान लिया? C डैश मान लिया है, तो C डैश हो गया। और मैंने को क्या हो गया? V डैश हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब चलते हैं यहाँ से C की वैल्यू कितनी लिखेंगे? 4 × 10⁻⁶ 4 × 10⁻⁶ हो गया इंटू V की वैल्यू कितनी हो गई? 200 लिख लो। यानी देखिए वही कॉन्सेप्ट, यानी पहले जैसे ही दो संधारित्र को जोड़ा जाएगा, दो बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि उनका विभव क्या होगा? सेम होगा। और दूसरी बात, जो पहले का चार्ज होगा वो बाद के चार्ज के बराबर होगा। और उन्हीं दो बातों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और उससे जो रिजल्ट मिलेगा हम उसका आगे इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ से लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁶ बराबर C कितना है? 4 × 10⁻⁶। क्लियर? और देखिए C डैश कितना है? C डैश है प्लस 2 × 10⁻⁶। क्लियर हो गया? और यहाँ पर V डैश और यहाँ पर V डैश है, तो V डैश क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ये बात सुना है? इसलिए अब देखिए यहाँ से इसलिए 4 × 10⁻⁴ देखिए 4 टू देखना होगा 800 इंटू 10⁻⁻⁶। और इसमें देखिए 10⁻⁶ क्या होगा? कॉमन हो गया, 10⁻⁶ कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा? 4 + 2 क्या हो जाएगा? 6 इंटू V डैश। 10⁻⁶ से 10⁻⁶
कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से डी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डैश इक्वल टू हो जाएगा 800 अपान किसकी 6, 800 अपान 6। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा 400 अपान 3, डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा 400 अपान 3 मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये हो गया, यानी इतना भी हो अब पहले का भी हो गया और इतना ही हो दूसरे का भी हो गया। ठीक, क्लियर हो गया? तो इसमें भी ऊर्जा संचय, इसमें ऊर्जा का ह्रास हो, इसमें ऊर्जा की वृद्धि। लेकिन टोटल ऊर्जा क्या होगी, टोटल ऊर्जा क्या होगी? टोटल ऊर्जा की बात करें तो बाद में जब दोनों को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया है, तो बाद की जो ऊर्जा होगी, बाद की ऊर्जा बराबर सूत्र क्या है आपके पास, हाफ CV स्क्वायर। पहले के लिए लगाया हाफ CV डैश स्क्वायर, क्योंकि C की जगह C हो गया और वैल्यू हो गया V डैश स्क्वायर प्लस हाफ क्या हो गया, इसके लिए चर्चा करेंगे कितना हो जाएगा C डैश और V डैश स्क्वायर। तो देखा आपने, क्या देखा यहाँ पर आपने देखा कि जो है जो पहले ऊर्जा कितनी थी, अब चार्ज का ट्रांसफर हुआ किसमें 2 माइक्रोफैराड में, और जब चार्ज का ट्रांसफर हुआ तो वोल्टेज चेंज हुआ। वोल्टेज चेंज होने के कारण जो टोटल ऊर्जा इस निकाय की टोटल ऊर्जा का मतलब क्या होगा, दोनों की मिलाकर जो ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगा, हाफ CV डैश स्क्वायर प्लस हाफ C डैश V डैश स्क्वायर। ये हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ से आप लिख सकते हैं इसलिए हाफ की ऊर्जा हाफ दोनों में कॉमन है, जी हाँ कॉमन है, ब्रैकेट में C प्लस C डैश और V डैश स्क्वायर कॉमन हो गया, जी हाँ कॉमन हो गया, V डैश स्क्वायर बाहर। अब वैल्यू रखेंगे क्या मिलेगा, हाफ इंटू C कितना दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड का मतलब 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस C डैश की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैराड, तो कितना हो जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस 6 और V डैश की वैल्यू कितनी आई है 400/3 आई कि नहीं आई? तो आप लिखिए 400/3 क्लियर, 400/3 इंटू 400/3 इंटू 400/3। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? तो चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से हाफ हो जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस 6 हो गया, कॉमन हो गया, 4 प्लस 2 क्या हो गया 6 हो जाएगा इंटू 400/3 इंटू 400/3। ये बात क्लियर हो गई नहीं होगी? कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया? चलिए और यहाँ से देखिए 3 2 6 हो गया और कुछ क्या हो गया, कैसे आउट हो गया। तो क्या देखा आपने यहाँ से, क्या नाम है 4 4 16 कितना गया 16 हो गया इंटू 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा, क्लियर, और इंटू ये देखिए 2 जीरो यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 की पावर 10 to the power minus
अब ये बाद की ऊर्जा होगी, तो ये पहले की ऊर्जा कितनी है 8 × 10⁻² जूल है कि नहीं है? तो आप लिखेंगे इसलिए ऊर्जा में ह्रास, इसलिए ऊर्जा में ह्रास बराबर पहले की ऊर्जा माइनस बाद की ऊर्जा। पहले की ऊर्जा कितनी है 8 × 10⁻² माइनस बाद की ऊर्जा कितनी है 5.33 × 10⁻²। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, घटा देंगे, कितना जाएगा 2.67 × 10⁻² जूल। तो क्या देखा आपने यहाँ से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह से सवाल आते रहते हैं। और जो है इसीलिए ये सवाल बताया गया है कि पहले एक संधारित्र था, उसको क्या किया गया चार्ज किया गया, तो जब उसको चार्ज किया गया तो उसमें ऊर्जा संचित हो गई। जब उसमें ऊर्जा संचित हो गई तो अब हम दूसरे की बात कर रहे हैं। दूसरे में क्या हुआ, दूसरी स्थिति में पहले संधारित्र को ऐसे अनावेशित संधारित्र से क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। यानी अब आवेश किसमें जाएंगे, आवेश का स्थानांतरण दूसरे में होगा, और कब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो दोनों का विभव समान मान लिया, V' मान लिया था, फिर दोनों की ऊर्जा निकाली, बाद की ऊर्जा निकाली, और ऊर्जा ह्रास निकालने के लिए पहले की ऊर्जा में से बाद की ऊर्जा को क्या कर दिया, घटा दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर बल का परिमाण ½ × Q ही है, जहां Q संधारित्र पर आवेश और E प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल है। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए देखिए इसमें सवाल नंबर 28 कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र है, दोनों चार्ज Q है। इसका मतलब है कि हमने बताया था कि संधारित्र पर चार्ज Q कहता है तो एक पर +Q चार्ज होगा और दूसरे पर -Q चार्ज होगा। तो यहाँ हो गया -Q चार्ज, ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित। और मान लेते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस हो गया है, इनके बीच का जो डिस्टेंस हो गया है T, और विद्युत क्षेत्र जो है E है। विद्युत क्षेत्र क्या है, ये इधर हो ध्यान से। अब ये प्लेट प्लस है, दूसरा माइनस, तो आकर्षण बल कार्य करेगा, तो इसके कहाँ जो आकर्षण बल काम करेगा वो इधर कार्य करेगा, इसके कहाँ जो आकर्षण बल काम कर रहा है वो इधर कार्य कर रहा है, F इधर कार्य कर रहा है। तो कह रहा है इनके बीच जो बल लग रहा है उसका परिमाण कितना होगा, ½ TV के इक्वल होगा। इस पर आपको चर्चा करनी है। तो अब समझना है आपको आराम से कि आप जानते हैं, और इसके प्लेटों का क्षेत्रफल मान लीजिए 1 है। तो सबसे पहले दो चीजें लिख लीजिए। माना प्लेटों के बीच की दूरी बराबर V, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल बराबर A। प्लेटों के बीच की दूरी D और प्रत्येक प्लेट के क्षेत्रफल कितना है, A है। ये बात क्लियर हो गई? इतनी समझ में आ गई बात? अब देखिए इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि हम मानते हैं कि ये आकर्षण बल है। तो अगर इनको इस प्लेटों को dx, यानी इस प्लेट को कहाँ घिसाइए, यहाँ यानी कितनी दूरी स्थापित कर दिया गया, dx दूरी स्थापित कर दिया गया। एक प्लेट को क्या किया गया है, dx दूरी स्थापित किया गया है। बोलो क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? एक प्लेट को क्या किया गया है, विस्थापित किया गया है। कितना विस्थापित किया गया है,
dx। क्लियर? एक प्लेट को dx दूरी विस्थापित करने में, एक प्लेट को dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होगा? बल कितना लगा है और कार्य बराबर बल है विस्थापन, तो F इंटू dx हो गया। कार्य बराबर किसके हो गया? बल F इंटू dx। और ये किया गया कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। किया गया कार्य किसमें संचित हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? तो लिखेंगे अतः यह किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? तो अब ये हो गया F इंटू dx। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, कितना हो रहा है? F इंटू dx। परंतु आप क्या जानते हैं? एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा U बराबर मान U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? U इक्वल टू आपको ऊपर के बताया गया है, U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। क्लियर? लेकिन अब ये है कि अब आपके मन में आना चाहिए कि सर आपने इस सूत्र का इस्तेमाल क्यों किया? देखिए यहाँ पर किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है और स्थितिज ऊर्जा का एक सूत्र हो गया और एक सूत्र क्या है? U इज इक्वल टू हाफ C स्क्वायर। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? तो ध्यान आप ये देना है, चाहे आप इसका इस्तेमाल करें और चाहे इसका इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल हमने इसलिए किया तो ताकि आप ये समझ जाएं, अगर आप ये समझ जाएं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की चर्चा हो रही है और विद्युत क्षेत्र की चर्चा होने के कारण ही यहाँ पर चूंकि सवाल हमको खूब लगेगा कि लगने वाला बल क्या है? 1/2Q। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया। ठीक, अब देखिए अगर इसको dx दूरी विस्थापित किया जाता है तो कितने आयतन की वृद्धि हो रही है? क्षेत्रफल कितना? प्लेट का क्षेत्रफल कितना? A है और डेल्टा कितनी दूरी विस्थापित हो रही है? dx दूरी विस्थापित हो रही है। तो विस्थापित होने में कितना आयतन कितना विस्थापन बढ़ गया? आयतन बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल गुणे मतलब ऊंचाई कितना, डिस्टेंस कितना होगा? dx। कितना dx विस्थापित हुआ? dx दूरी विस्थापित हुआ और क्षेत्रफल कितना प्लेटों का क्षेत्रफल कितना A है, तो आयतन कितना हो गया? आयतन कितना हो गया? क्षेत्रफल गुणे दूरी यानी A इंटू dx। क्लियर हो गया? तो अब हम क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्यों क्या है? एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा और कितनी स्थितिज ऊर्जा हम विस्थापित कर रहे हैं? कितने आयतन विस्थापित कर रहे हैं? A इंटू dx आयतन हम क्या कर रहे हैं? विस्थापित कर रहे हैं। लिखेंगे अतः dx दूरी विस्थापन में ऊर्जा में परिवर्तन। ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो गया? ऊर्जा में परिवर्तन कितना
ऊर्जा में परिवर्तन इक्वल टू ये एकांक आयतन की ऊर्जा हो गई, जी हाँ, तो ये ऊर्जा एकांक आयतन की ऊर्जा हो गई 1 2 एप्सिलॉन v स्क्वायर। और कितने आयतन की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल कितना हो गया a और कितनी दूरी विस्थापित हो रही है dx, इसमें क्या करेंगे आयतन से गुणा कर देंगे a into dx। भाई ये एकांक का मतलब क्या है, एक आयतन और कितना आयतन है यहाँ पर a into dx। वो जैसे आयतन के लिए निकालते हैं, एक गुब्बारे का दाम 5 होता है तो 10 गुब्बारे का दाम तो 10 से क्या करते हैं गुणा करते हैं। वैसे यहाँ पर एकांक आयतन की ऊर्जा इतनी है, टोटल आयतन कितना हो गया a into dx। कैसे हो जाएंगे होंगे, तो टोटल ऊर्जा जो हो जाएगी आयतन में क्या किया, एकांक आयतन की उसकी ऊर्जा से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो ये हो गया टोटल ऊर्जा। अब ये भी ऊर्जा में परिवर्तन है और ये भी ऊर्जा में परिवर्तन है, यानी क्या रहेगा ये dx है और हमने कहा ये भी ऊर्जा में परिवर्तन की बात कर रहा है और ये भी ऊर्जा में परिवर्तन की बात कर रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि इसलिए क्या होगा, ये इसके इक्वल होगा, क्या होगा ये इसके इक्वल होगा, इसलिए f into dx इज इक्वल टू किसके होगा, हाफ एप्सिलॉन u e स्क्वायर into a into dx। अब dx से dx कैंसिल आउट हो गया, dx से dx क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्लियर हो गया। तो यहां से f इज इक्वल टू किसके आ गया, f इज इक्वल टू किसके आ गया, f इज इक्वल टू आ गया हाफ एप्सिलॉन u e स्क्वायर इनटू a, ये आ गया। अब हमको जाना क्या है, हाफ क्यूई लाना, क्या लाना है, क्यूई लाना है नहीं लाना है। तो यहाँ पर हाफ क्यूई लाना है, हाफ तो दिख रहा है जी हाँ दिख रहा है, ई एक ई भी दिख रहा है, तो इसको इसी के हिसाब से ले लीजिए, हाफ ई हो गया इनटू हाफ ई को ये दिख रहा है, क्या चीज क्या क्या बचा है, एप्सिलॉन 0 और क्या बचा ए बचा और क्या बचा ई बचा, एक ही बचा कि नहीं बचा। अब ये इसी तरह से अगर क्या बन जाए, क्यों बन जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो क्या है बच्चों, आप जानते हैं क्या जानते हैं आप कि E इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई डी के, E इज इक्वल टू V बाई डी के होता है कि नहीं होता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हाफ E इज इक्वल टू, अब देखिए हमको क्यों लाना है, तो क्यों का एक फार्मूला क्या जानते हैं, सी जानते हैं, क्या जानते हैं, सी जानते हैं, नहीं जानते। तो अगर यहाँ से किसी तरह से सी मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अगर ये सी बन जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, क्यों मिल जाएगा। तो अब देखिए v एप्सिलॉन 0 a को ऐसे रहने दीजिए और v e इक्वल टू किसके होता है, v अपॉन d होता है कि नहीं होता, तो u इक्वल टू v अपॉन d। अब देखिए यानी v मिल गया है, अब v चाहिए था हमको, v मिल गया। अब देखिए यानी अब काम हो गया हाफ इनटू एप्सिलॉन 0 a अपान क्या हो गया, डी हो गया। ये क्यों लिखा, ताकि हमको क्या, हम जानते हैं ये क्या है, सी है, क्या है ये सी है कि नहीं है, ये है, सी सी इक्वल टू एप्सिलॉन के लिए अपान में, साथ में क्या है वी आ गया और क्या बचा, ये बचा। अब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, सी बन गया, क्या बन गया ये सी, एक पर तीन तो इनटू क्या हो गया सी इनटू क्या हो गया वी इनटू हो गया ई। लिख देंगे चूंकि सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 a अपॉन d हो गया। अब यहां से सी इक्वल टू किसको होता है, क्यू के, हाफ क्यू इनटू e। प्रूव हो गया, क्लियर हो गया, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि q इज इक्वल टू सी। अब देखा आपने प्रोसेस देखा, हमको पहले e चाहिए था तो हमने e पर चर्चा की, फिर हमको q चाहिए था तो q बराबर c भी होता है, इसलिए हमने c पर चर्चा की। इसलिए हमने क्या किया, e को v बटे d लिख दिया और ये एप्सिलॉन 0 a अपॉन d क्या बन गया, c बन गया और हमारा काम बन गया, तो प्रूव हो गया। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं।
फिर इस तरह से अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई क्वेश्चन बताने की ज़रूरत है, आप लोग लगाइएगा। उम्मीद करते हैं कि कल हम लोग नया पाठ शुरू करेंगे। बस आज इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।